नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए हिंदी के सुपर 60 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आज हम तत्सम तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, कारक, उपसर्ग प्रत्यय और लोकोक्ति एवं मुहावरा से प्रश्न देखेंगे। सभी टॉपिक से दोस्तों आपको यहाँ पे 10-10 प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर पूरा वीडियो दोस्तों आप लोग ध्यान से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप यूपी टेट एग्जाम में हिंदी में काफी अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, निम्न में से तत्सम शब्द क्या है आपको बताना है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? वे संस्कृत शब्द जो अपने असली स्वरूप में ही हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। आपको यहां बताना है कि चारों विकल्पों में तत्सम शब्द क्या है। लौंग, बहिन, पृष्ठ, जवान, इनमें आपको तत्सम शब्द बताना है। तो आपका जवाब क्या है दोस्तों? आपका जवाब है पृष्ठ। जो लिखा हुआ है दोस्तों, यह क्या है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पृष्ठ का तद्भव क्या होता है, तो आप कहेंगे पृष्ठ का तद्भव पन्ना होता है। ठीक है। लौंग की बात करें, लौंग क्या है दोस्तों? यह एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे लवंग होता है। बहिन की बात करें दोस्तों तो यह भी एक तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम भगिनी होता है। और जवान की बात करें दोस्तों तो जवान भी एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम दोस्तों युवा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्वर्ण शब्द क्या है दोस्तों आपको बताना है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण शब्द क्या है आपका? ये तत्सम शब्द है दोस्तों। ठीक है। क्या है ये? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? वे संस्कृत शब्द जो अपने असली स्वरूप में ही हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं दोस्तों? वे शब्द जो संस्कृत से चलकर पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। गोधूम शब्द का तद्भव आपको बताना है दोस्तों। गोधूम का तद्भव क्या है? गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। आप लोग बताइए आपका जवाब यहाँ पे क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, गेहूं जो होता है ये गोधूम का तद्भव होता है। ठीक है। यहाँ पे गोधूम शब्द जो लिखा गया है यह तत्सम है और इसका तद्भव दोस्तों क्या होता है? गेहूं होता है। ठीक है। इसी प्रकार गाय की बात करें दोस्तों तो गाय क्या है? यह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? गौ होता है। गोबर की बात करें दोस्तों तो यह एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? गोमय होता है। गोधन की बात करें दोस्तों तो गोधन एक तत्सम शब्द है। यहां पे दोस्तों गोधूम शब्द का तद्भव पूछा गया था, तो गोधूम शब्द का तद्भव आपका गेहूं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है दोस्तों आपको बताना है। भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली, इनमें से आपको तद्भव शब्द बताना है। तो आपका जवाब क्या है दोस्तों? आपका जवाब यहाँ पे है मछली। जो है दोस्तों यह क्या है? एक तद्भव शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका तत्सम बताइए मछली का, तो आप बताएंगे मत्स्य होता है। ठीक है। भ्रमर की बात करें दोस्तों तो भ्रमर क्या है? ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? भंवरा होता है। अग्नि की बात करें दोस्तों तो अग्नि क्या है? अग्नि एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव पूछा जाए तो आप कहेंगे आग होता है। मस्तक की बात करें दोस्तों, मस्तक क्या है? यह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? माथा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। करपट का तद्भव रूप क्या है दोस्तों आपको यह बताना है। करपट क्या होगा बताइए? कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों इसमें? आपका जवाब होगा करपट का तद्भव दोस्तों कपड़ा होता है। करपट दोस्तों एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव कपड़ा होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। कपूर की बात करें दोस्तों तो कपूर क्या है? ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कर्पूर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें। यहां पे फिर से आपको तत्सम शब्द बताना है दोस्तों। हर टॉपिक से यहां पे आपको 10-10 प्रश्न मिलेगा, जितने टॉपिक यहां पे लिए गए हैं। ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, अभी तत्सम तद्भव वाला टॉपिक चल रहा है, इसके बाद जो है दूसरा टॉपिक आएगा। चलिए, आम्र है या दूध है, इनमें जो है कौन सा तत्सम है आपको यह बताना है। ठीक है। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? यहां पे आम्र जो लिखा गया है, आम्र जो लिखा गया है यह क्या है दोस्तों? यह आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है अगर आपसे यह पूछा जाए तो आम होता है। इसका तद्भव आप बताएंगे। ठीक है। दूध की बात करें दोस्तों तो दूध क्या है? दूध एक जो है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे दुग्ध होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। शहीद और खिड़की, यहां पे दोस्तों खिड़की जो लिखा गया है यह क्या है? खिड़की आपका जो है एक देशज शब्द है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपको यह बताना है। इसमें आप लोग बताइए कौन सा तत्सम नहीं है। घृत, अतिन, दुग्ध, आंसू, यहां पे आपको तत्सम शब्द बताना है कौन सा नहीं है।
आपका जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां जो आंसू लिखा गया है यह आपका एक तद्भव शब्द है, यह तत्सम नहीं है। आंसू का तत्सम क्या होता है दोस्तों? अश्रु होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। घृत की बात करें दोस्तों, घृत एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे घृत का तद्भव घी होता है। ठीक है। दुग्ध की बात करें दोस्तों तो दुग्ध एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे दूध होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है दोस्तों? आपको यह बताना है। अछवाट, अछोट, अछरोट या असरोट। आप लोग बताइए इसमें आपका जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, अखरोट शब्द का जो तत्सम शब्द होता है वह क्या होता है? अछोट होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही है। क्या होता है? अछोट। अखरोट शब्द का तत्सम क्या होता है दोस्तों? अछोट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। निम्न में से तत्सम शब्द क्या है आपको यह बताना है। अटारी, अहीर, आंख, अखिल। इनमें से आपको तत्सम शब्द बताना है। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा यहां पे जो अखिल लिखा गया है दोस्तों, यह क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अटारी की बात करें दोस्तों तो अटारी क्या है? एक तद्भव शब्द है दोस्तों। आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि अटारी का तत्सम बताइए तो आप कहेंगे अट्टालिका होता है। अहीर की बात करें दोस्तों तो अहीर क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? अभीर होता है। ठीक है। तो आगे क्या है? आंख है। आंख में जो है क्या है? तत्सम है या तद्भव? तो आंख कहेंगे ये जो है तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम क्या होता है? अच्छी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द क्या है? तद्भव आप बताइए। कुमार, कुक्कुर, काजल, कोण। यहां पे तद्भव शब्द दोस्तों आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो काजल लिखा गया है दोस्तों यह क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां से आपका विलोम शुरू हो जाता है। अस्थावर का दोस्तों विलोम बताना है कि अस्थावर का विलोम क्या होता है। क्या जंगल होता है, संपत्ति होता है, या जंगम होता है, स्थापना होता है? आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए दोस्तों, अस्थावर का विलोम क्या होता है? अस्थावर का विलोम जंगम होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अनुरक्त का विलोम शब्द है। अनुरक्त का विलोम बताना है। आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त। इनमें से क्या है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अनुरक्त का जो विलोम होता है वह होता है विरक्त, इसको याद रखिएगा। क्या होता है? विरक्त होता है। और आसक्त की बात करें दोस्तों तो आसक्त का विलोम क्या होता है? अनासक्त होता है। तो यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग देखिए। उन्मूलन का विलोम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। आप लोग बताइए आपका जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। उत्थान की बात करें दोस्तों कि उत्थान का विलोम क्या होता है तो आप कहेंगे पतन होता है। उत्कर्ष की बात करें दोस्तों, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। अवनत की बात करें दोस्तों, इसका विलोम क्या होता है? उन्नत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवर शब्द का विलोम क्या है आप लोग बताइए। दूसरा, अपर, प्रवर, अधम। आपका जवाब क्या है आप लोग बताइए। अवर शब्द का विलोम दोस्तों क्या होता है? प्रवर होता है, इसको याद रखिएगा। यहां पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा का विलोम क्या होता है? पहला होता है। ठीक है। और अधम का विलोम क्या होता है दोस्तों? अधम का विलोम उत्तम होता है। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। त्यक्त शब्द का सही विलोम क्या है आपको बताना है। गृहीत, त्याज्य, तुच्छ या प्रिय। आप लोग बताइए आपका जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, त्यक्त शब्द का सही विलोम क्या होता है? गृहीत होता है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है? गृहीत होता है। त्याज्य का विलोम क्या होता है? त्याज्य का विलोम दोस्तों ग्राह्य होता है। ठीक है। तुच्छ का विलोम क्या होता है? महान होता है। और प्रिय का विलोम क्या होता है? अप्रिय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है आपको यह बताना है। ऑप्शन है विस्तार, संक्षेप, लंबा, दीर्घकालीन। आप लोग बताइए लाघव का विलोम या विपरीतार्थक क्या होता है। आपका जवाब यहां पे होगा दोस्तों विस्तार होता है, इसको याद रखिएगा। ये जो है लाघव का विलोम होता है। ठीक है। संक्षेप का विलोम क्या होता है? विस्तृत होता है दोस्तों। लंबा का विलोम क्या होता है? छोटा होता है। दीर्घकालीन का विलोम क्या होता है? अल्पकालीन होता है। तो ये सभी चीजें दोस्तों ध्यान से देखते चलिए, आप लोग अच्छे से हिंदी आपकी तैयार हो जाएगी। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है दोस्तों? क्या विशिष्ट है या अशिष्ट है या अपुष्टि है या व्यष्टि है? तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा व्यष्टि होता है दोस्तों। समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और विशिष्ट की बात करें दोस्तों तो विशिष्ट का विलोम क्या होता है? विशिष्ट का विलोम होता है सामान्य। ठीक है। और अशिष्ट का विलोम क्या होता है दोस्तों? अशिष्ट का शिष्ट होता है। और अपुष्टि का विलोम होता है पुष्टि। और व्यष्टि का बता ही चुके हैं, समष्टि का व्यष्टि या व्यष्टि का समष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? पौर्वात्य है या पूर्वात्य है कि
पौर्वात्य है कि पूर्वात्य है? आप लोग बताइए, आपका जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, पौर्वात्य जो होता है ये पाश्चात्य का विलोम होता है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पाश्चात्य का विलोम शब्द पूछा गया है तो पौर्वात्य होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से आप लोग देखते चलिए। ये सभी प्रश्न यूपी टेट में पूछे गए हैं और अदर टेट में भी पूछे गए हैं। अदर स्टेट में जो टेट होते हैं उसमें पूछे गए हैं, वो सब प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। निर्दय का विलोम शब्द क्या है? आप लोग बताइए। सहृदय होता है या फिर नीचे विकल्प है, देखिए निर्दय का विलोम क्या होता है? सहय होता है या सभय या सदय? तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा निर्दय का विलोम क्या होता है? सदय होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों आप लोग बताइए, यहाँ पे विलोम दिया गया है, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, प्रसारण का विलोम संकुचन, यह तो सही है दोस्तों। ठीक है, ओजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज होता है, यह भी सही है। देहाती का विलोम शहरी होता है, यह भी सही है। भिज्ञ का विलोम दोस्तों सभिज्ञ नहीं होता है, भिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है दोस्तों। तो यहाँ पे यही सी वाला सुमेलित नहीं है, यही आपको बताना था। भिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया। यहां से दोस्तों आपका पर्यायवाची शब्द शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अनंग, मनसिज, कदर्प, ये तीनों दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों जो है कामदेव के पर्यायवाची शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। अरविंद जो है दोस्तों ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, यही आपको बताना था। ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों? अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, किसका है? कमल का पर्यायवाची है। अगला है, निम्न में से कौन सा वारिद का पर्याय नहीं है? आपको बताना है। मेघ, पयोद, घन या अंबुज? देखिए दोस्तों यहां पे जो अंबुज लिखा गया है यह वारिद का पर्यायवाची नहीं है। मेघ, पयोद और घन जो लिखा गया है दोस्तों, ये सभी जो है वारिद के पर्यायवाची शब्द हैं। अंबुज किसका पर्यायवाची है दोस्तों? यह भी जो है कमल का ही पर्यायवाची है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है, अंबुज जो है कमल का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है दोस्तों? आप लोग बताइए, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? क्या राम का है या कृष्ण का या विष्णु का या ब्रह्मा का? आप लोग बताइए क्या जवाब है यहाँ पे आपका। देखिए दोस्तों जनार्दन जो है ये विष्णु का पर्यायवाची है, इसको याद रखिएगा। किसका है? विष्णु का पर्यायवाची है जनार्दन। ठीक है, और बात करें दोस्तों राम की, तो इनके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? जैसे रघुवर, रघुपति, सीतापति, ये जो है राम के पर्यायवाची शब्द हैं। कृष्ण की बात करें दोस्तों तो जैसे केशव, घनश्याम, ये कृष्ण के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा की बात करें दोस्तों जैसे विधाता, सृष्टिकर्ता, ये सभी जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। षटपद का पर्यायवाची क्या है? आप लोग बताइए। तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा? आपका जवाब क्या है दोस्तों? आपका जवाब यहाँ पे होगा षटपद का जो है पर्यायवाची क्या होता है? भ्रमर होता है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है? भ्रमर होता है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें दोस्तों तो भ्रमर के जैसे भंवरा, भृंग, मधुकर, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से हाथी का पर्याय है, हाथी का पर्याय क्या है दोस्तों? आपको बताना है। कुरंग है या फिर आगे विकल्प है कुंजर है या कलहंस है या फिर केहर है? आप लोग बताइए यहाँ पे हाथी का पर्यायवाची क्या है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों कुंजर जो लिखा गया है ये आपका हाथी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। ठीक है, और ऊपर जो कुरंग लिखा गया था ये किसका है दोस्तों? कुरंग किसका पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कुरंग जो है ये हिरण का पर्यायवाची है दोस्तों। ठीक है, आगे क्या लिखा था? आगे दोस्तों कलहंस था, तो कलहंस किसका है? आप लोग बताइए। कलहंस जो है, कलहंस या केहर दोनों को बताइए। कलहंस या केहर जो है या किसका है? तो आप कहेंगे ये जो है सिंह का पर्याय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्याय नहीं है? आपको यह बताना है। देखिए षटपद, मधुकर, अली, प्रभाकर, भ्रमर का पर्याय नहीं है दोस्तों, आपको यहां पे यह बताना है। तो यहां पे आपका जवाब क्या होगा? यहां पे आपका जवाब होगा दोस्तों प्रभाकर जो है ये भ्रमर का पर्याय नहीं है। यहाँ पे षटपद, मधुकर, अली ये तीनों जो है भ्रमर के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन प्रभाकर जो है या जो है किसका पर्यायवाची है दोस्तों? ये भ्रमर का तो बिल्कुल नहीं है। तब किसका है? तब ये जो है सूर्य का पर्यायवाची, इसको याद रखिएगा। प्रभाकर किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। निमिष शब्द का पर्याय क्या है? आपको बताना है दोस्तों। प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। आप लोग बताइए आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों निमिष का पर्याय होता है क्षण, इसको याद रखिएगा। क्षण या पल जो है ये जो है निमिष का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या यमुना? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों यमुना जो है ये कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती की बात करें दोस्तों तो ये जो है
इसके पर्यायवाची भारती, शारदा, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, लक्ष्मी की बात करें दोस्तों तो श्री, कमला, रमा, ये सब जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा की बात करें दोस्तों तो भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपदगा, ये जो है गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। यमुना, कालिंदी, ये तो बता ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरण का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बताना है। सूर्य, नाम, युवती, नदी। आप लोग बताइए तरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपका जवाब होगा दोस्तों सूर्य होता है। तरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, और नाम का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, ख्याति होता है, बड़ाई होता है, कीर्ति होता है। और युवती का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, सुंदरी होता है, श्यामा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनते चलिए सभी चीज। नदी का पर्यायवाची क्या होता है, सरिता होता है, तरंगिणी होता है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग एक एक प्रश्न देखते चलिए। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है आप लोग बताइए। सिखी, शापक, विभावरी, मत्स्य। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मत्स्य होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और बात करें दोस्तों विभावरी की तो विभावरी जो है रात, रैन या फिर रात्रि, रजनी, निशा जो है ये इसके पर्यायवाची शब्द है विभावरी के। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक यहां से शुरू हो जा रहा है दोस्तों। कारक का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। कार्यकर्ता या क्रिया को करने वाला। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका जवाब होगा कारक का दोस्तों अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। इसको ध्यान रखिएगा, कारक का अर्थ क्या होता है, क्रिया को करने वाला, उसे हम कारक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 7, 8, 9, 10। हिंदी में दोस्तों आपको बताना है, हिंदी में जो है कारक के कितने भेद होते हैं तो आप कहेंगे हिंदी में कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, हिंदी में कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, और संस्कृत में अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे संस्कृत में 6 कारक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है। देखिए दोस्तों, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है पहले आपको यह जानना चाहिए। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, में और पर होता है। अधिकरण का क्या होता है, में और पर होता है। एक बार बता देते हैं। कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये जो है जो 8 कारक है हिंदी में, इन सबके जो है चिन्ह है। इसको याद रखिएगा आप लोग। वाहनारूढ़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, वाहनारूढ़ का मतलब होता है वाहन पर आरूढ़। क्या होता है, वाहन पर आरूढ़। यहाँ पे पर शब्द आ रहा है और पर शब्द जिसमें आता है वह जो है अधिकरण कारक होता है, इसलिए आपका यहाँ पे वाहनारूढ़ में दोस्तों क्या है, इसमें अधिकरण कारक है। ठीक है, गंगा जल की बात करें दोस्तों, गंगा जल का मतलब होता है गंगा का जल। यहाँ पे बीच में का कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा गंगा जल में। क्यों, क्योंकि का के की रा रे री ये जो है संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिए आप लोग। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है दोस्तों, आप लोग बताइए। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को और के लिए। क्या होता है, को होता है और के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है कि संप्रदान कारक किस वाक्य में है। तो देखिए, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, यहाँ पे से आ रहा है, संप्रदान तो नहीं है। राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संप्रदान कारक कौन सा है। आपका जवाब होगा राजा ने निर्धन को कंबल दिए। यहाँ पे को शब्द आ गया दोस्तों, देखिए को आ जाए, के लिए आ जाए तो वहां पे कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, आपको यह बताना है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जवाब होगा यहाँ पे कर्म कारक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, करण का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, करण का होता है से के द्वारा। और संप्रदान का क्या होता है, संप्रदान का को के लिए चिन्ह होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में पर होता है। तो यहाँ पे सभी चीज आप लोग ध्यान से देखते चलिए। अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, आपको बताना है। अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। देखिए दोस्तों, लड़का पेड़ से गिरा मतलब कि लड़का पेड़ से अलग हो रहा है। यहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। जहां पे अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पे क्या होता है, अपादान कारक होता है, इसको याद रखिएगा। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, से होता है, से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का पेड़ से शब्द आया है और अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ पे देखिए, छत से ईंट गिरी, से शब्द आ गया है और यहाँ पे अलग होने का भाव फिर से प्रकट हो रहा है, तो कौन सा कारक है, यहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है,
संबंध का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे का, के, की, रा, रे, री होता है। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? में, पर होता है। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? संप्रदान का दोस्तों को, के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? फिर से यहाँ पे देखिए से शब्द आया हुआ है और पेड़ से बंदर कूदा मतलब पेड़ से अलग हो रहा है। जब अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्म का चिन्ह होता है दोस्तों को। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? अभी बता चुके हैं, को के लिए होता है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, में पर किस कारक का चिन्ह है दोस्तों? क्या संबंध का है, कर्ता का है, क्या अधिकरण या संबोधन का? आप लोग बताइए यहाँ पे जवाब आपका क्या होगा। देखिए दोस्तों, अधिकरण का जो चिन्ह होता है वह क्या होता है? में पर होता है। ठीक है, में पर होता है। अधिकरण यहाँ पे आपका सही है। में पर किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण कारक का चिन्ह है। चलिए यहाँ पे दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी प्रश्न दोस्तों आप ध्यान से देखते चलिए। अगला प्रश्न है, हे अरे किस कारक का चिन्ह है आपको बताना है? कर्ता, कर्म, करण, संबोधन। तो आप लोग बताइए यहाँ पे जवाब क्या है? यहाँ पे आपका जवाब होगा दोस्तों संबोधन का है। ठीक है, हे अरे किस कारक का चिन्ह है दोस्तों? ये जो है संबोधन का चिन्ह है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से दोस्तों आपका उपसर्ग शुरू हो जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है? अध्यापन, अध्यावसाय, अधीर या अध्यादेश। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा यहाँ पे जो अधीर लगा हुआ है शब्द, अधीर जो है यहाँ पे जो है क्या लगा है? उपसर्ग। यहाँ पे आ उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, बाकी अध्यापन, अध्यावसाय, अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग लगा है और अधीर में केवल आ उपसर्ग लगा है। यही आपको बताना था कि कौन से शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्युत्पन्न मत में कौन सा उपसर्ग है, आपको यह बताना है। तो प्रत्युत्पन्न मत में कौन सा है बताइए? क्या प्रत्यय है कि प्रति है कि प्रति या प्रत्यु? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका यहाँ पे जवाब होगा दोस्तों प्रति उपसर्ग होता है। प्रत्युत्पन्न मत में कौन सा होता है? प्रति उपसर्ग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपको बताना है। नी, ई, आ या ई। तो आपका जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, सावधानी शब्द में जो है ई प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? ई प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय है, छोटी ई नहीं। ठीक है, यहाँ पे ई प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द आपको बताना है। अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक, अपेक्षा। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों अवैतनिक। अवैतनिक में क्या उपसर्ग लगा हुआ है? आ उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनंत में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अन्वेषण में अनु उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों। अपेक्षा में क्या लगा है? अपेक्षा में अप उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? यहां पे आपको बताना है कि इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। क्या पुजारिन में, कठिन में, चिन्ह में या मीन में? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों पुजारिन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इन प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय दोस्तों जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, और उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन जो है पुजारिन में प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और इन प्रत्यय से और कोई शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे पड़ोसिन में इन प्रत्यय लगा है, मालकिन में इन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिक्षुक में प्रत्यय आपको बताना है। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? आ है या उ है या उक है या अक है? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों उक प्रत्यय लगा हुआ है। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? उक प्रत्यय है। भावुक में अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे भावुक में भी उक प्रत्यय होता है। ठीक है, आ प्रत्यय से बनने वाला कोई शब्द अगर पूछा जाए कि जिसमें आ प्रत्यय हुआ, एग्जाम्पल बताइए, तो आप कहेंगे काम होता है, भार होता है। ठीक है, उ से संबंधित अगर जो है एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप कहेंगे तनु होता है, बंद होता है, इसमें उ प्रत्यय लगा हुआ है। अक से बनने वाला कोई शब्द तो आप कहेंगे चालक हो गया, लेखक हो गया, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पराजय में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। पराजय में क्या है बताइए? परि है, प्रा है या परा है या आ है? आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका यहाँ पे जवाब होगा पराजय में दोस्तों परा उपसर्ग लगा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पराक्रम से पूछा जाए, पराक्रम में भी परा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे प्र की बात करते हैं तो इससे जो है कौन सा शब्द बन सकता है प्रा उपसर्ग से? तो आप कहेंगे प्रकाश बन सकता है, प्रचार बन सकता है। ठीक है, और आ से बनने वाला कोई शब्द बताइए। आ उपसर्ग से बनने वाला तो आप कहेंगे आरक्त होता है, आगमन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अत है, आ या अत्य या अति? आपका जवाब होगा अत्यंत शब्द में दोस्तों आपका अति उपसर्ग लगा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अगला प्रश्न है, डिबिया में प्रत्यय बताइए। डिबिया में प्रत्यय क्या है? क्या इया है कि आ है कि आई है, ई है?
आपका जवाब क्या है? आपका जवाब है दोस्तों डिबिया में आपका ईया प्रत्यय लगा हुआ है। डिबिया हो गया, दुनिया हो गया, इन सब में ईया प्रत्यय लगा होता है। ठीक है। टिकाऊ में प्रत्यय आपसे पूछा गया है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, उ है या आऊ है कि उ है कि उक है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आऊ प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा विकल्प सही है, बी ऑप्शन सही है। ध्यान से दोस्तों सभी प्रश्न आप लोग देखते चलिए। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या होता है आपको बताना है। चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सरदर्द हो जाना या पीछे मुड़कर देखने लगना। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा यहाँ पे सिर फिर जाना का मतलब होता है अहंकारी हो जाना। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से आप लोग देखते चलिए। हाथ ना आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा गया है। पकड़ में ना आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। तो आप कहेंगे दोस्तों हाथ ना आने का अर्थ होता है पकड़ में ना आना। यहाँ पे दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, या अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, या अपराधी को पहचान हो जाना, या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। आपका जवाब क्या है यहाँ पे बताइए। देखिए दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का अर्थ होता है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अगला प्रश्न है नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है दोस्तों। नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। आप लोग बताइए आपका जवाब क्या है। आपका जवाब होगा दोस्तों नाक रगड़ने का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे सही है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए आप लोग। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में निकल भागना। आपका जवाब क्या है यहाँ पे आप लोग बताइए। आपका जवाब होगा दोस्तों आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होता है दोनों ओर मुसीबत। ठीक है। क्या होता है? दोनों ओर मुसीबत होता है। यहाँ पे दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है आपको बताना है। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। आपका जवाब क्या होगा यहाँ पे? आपका जवाब होगा दोस्तों आस्तीन का सांप। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? आस्तीन का सांप होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। दांत काटी रोटी, इसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक घनिष्ठता। ठीक है। अक्ल की दुम, अक्ल की दुम का मतलब क्या होता है? स्वयं को बुद्धिमान समझना। आबनूस का कुंदा, आबनूस का कुंदा का मतलब होता है अत्यधिक काला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का, लोकोक्ति का अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है धर्म के नाम पर व्यापार, पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, या उपयुक्त सभी। आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या होता है? बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। अगला प्रश्न है सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या होता है। गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बढ़ चढ़कर बातें करना। आपका जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों सुदामा के तंदुल का अर्थ होता है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। क्या होता है? सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। चलिए अगला प्रश्न है खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होता है। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होता है? लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, साधारण काम के लिए अधिक पैसे देना, या बिना काम के दौलत चाहना। आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ होता है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग बताइए। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ होता है आप लोग बताइए। सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना का अर्थ क्या होता है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे 60 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।